साथ साथ अब आवाजाही को लेकर जिस तरह से लगातार अब देखिए टकराव शुरू हो चुका है, जहां अमेरिका कह रहा है कि अगर जिसने भी टोल दिया उन पर नजर रखी जाएगी, निशानदेही कर दी गई है और अब नाकेबंदी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भारतीय समय के अनुसार की बात करें तो शाम 7:30 बजे अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी कर दी जाएगी और ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा फुली कंट्रोल है और अलग अलग देशों की तरफ से भी सहमति जताई गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हमें भी कई ऐसे देशों का समर्थन मिल चुका है जहां पर हम अब अपनी कवायद को तेज कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लेबनान, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच में भी परिस्थितियां खराब हो रही है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में जो वार्तालाप शुरू किया गया था वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। और अब यहाँ पर आप देखिए नवंबर में चुनाव भी है अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप को अपना राजनीतिक करियर भी बचाना है, दूसरी तरफ आप देखिए आर्थिक स्थिति जो खराब हो रही है उससे भी निपटना है। क्योंकि 100 बैरल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 100 बैरल के हिसाब से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और फिर प्रति बैरल के हिसाब से जिस तरह से आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, नजर सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर है और डोनाल्ड ट्रंप परिस्थिति को निपटाना चाहते हैं लेकिन निपटती हुई दिख रही है। उससे भी बड़ा सवाल यहाँ जानकारों की तरफ से ये है कि अपनी मीटिंग के अंदर प्रतिनिधि मंडल जो भेजा गया था उसमें कोई विदेश मंत्री नहीं था, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई शख्स मौजूद नहीं था। कुछ खास तस्वीरें आपके सामने जहां पर यूएस ईरान की बैठक जो हुई है बेनतीजा निकली। हॉर्मुज जलजमरू मध्य में हलचल अब तेज हो गई है क्योंकि शाम 7:30 बजे वहां पर नाकेबंदी कर दी जाएगी। लेबनान में भी हमले तेज हो चुके हैं जहां पर आप देखिए मौत का आंकड़ा बेशक करके बढ़ गया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमका दिया है, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर निपटने के लिए तैयार है। यानी कि कोई भी अगर परिस्थिति बनती है तो अमेरिका निपट लेगा। अब तेल की कीमतें जिस तरह से उछाल पर आ गई हैं, आज शेयर मार्केट पूरी तरह से गिरावट के साथ खुला है। यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल की कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो परिस्थितियां कहां पर होंगी। अब वो कौन से देश है राजेश जी जिनका समर्थन अमेरिका को मिल रहा है और अमेरिका दावा कर रहा है कि ये देश हमारे साथ है। तो 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यूएस ईरान की जो बैठक है वो बेनतीजा निकली है और फिलहाल कोई आसपास ऐसे कयास नहीं है कि एक और बैठक हो सकती है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में काफी हलचल है, लेकिन जो देश इस वक्त अमेरिका के साथ आ सकते हैं उसमें फिलहाल ब्रिटेन का नाम जो है वो काफी निकलकर सामने आ रहा है कि ब्रिटेन यहां पर खुलकर जो है अमेरिका की मदद के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी को भेज सकता है। और ब्रिटेन का ना इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नेटो के देश हैं, इस वार्ता के फेल होने के बाद नेटो के देशों में भी हलचल है और नेटो के देशों की जो नेवी है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है आकर डेरा लगा सकती है। मकसद साफ है कि ईरान की जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई चेन है, उसको तोड़ा जाए, ईरान को बाहर से कोई रसद की आपूर्ति ना हो। ईरान की जो तेल है जिसको वो बेच रहा है और जिसके जरिए वो अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा करके रखा हुआ है, उस पर जो है एक बड़ी चोट पहुंचाई जाए। इसके लिए जो है अमेरिका, ब्रिटेन और उसके बाद कहा जा रहा है कि नेटो के देशों की एंट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो सकती है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को ये मानना पड़ेगा, दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ यहां पर अमेरिका का, ईरान का ही कब्जा है। लेकिन ईरान ने कहा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। इकबाल ममदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत आपका इकबाल जी जुड़ने के लिए। इकबाल जी, सवाल ये है कि बेनतीजा वार्तालाप निकला है, लेकिन अब तो ईरान के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका अपनी तानाशाही नहीं छोड़ता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। कैसे परिस्थितियां सुलझेंगी? देखिए आशा जी, सबसे पहला तो ये देखना चाहिए कि तकरीबन 45 साल से ये दोनों कंट्रीज के अंदर एक बहुत लंबे तरीके युद्ध की चीजें सुनने का सामने आती रही और ये कहना कि एक साथ टेबल पे बैठ करके तुरंत ये मामला खत्म हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर एक चीज अच्छी है कि दोनों ही लोगों के बीच में बातचीत हुई, तकरीबन 3 राउंड की बातचीत हुई है, आमने सामने बातचीत हुई है, बाद में टेक्निकल टीम्स आई थी उसमें भी बातचीत हुई है। उसके बाद जाकर के दोनों ही पक्ष ने ये कहा है कि हमने हमारे जो पॉइंट्स है वो कंट्रीज को बता दिए हैं, अब उनको डिसाइड करना है। तो अभी दोनों कंट्रीज अपने अपने फायदे देखेंगी और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इस तरह की लड़ाई होती है और इतना लंबा अरसा हो तो कोई एक दूसरे से विश्वास नहीं करता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस कंट्री की जो बातचीत है उसके अंदर कई अलग अलग कंट्रीज जो है उसके अपने मफाद लगे हुए हैं, यानी कि मतलब हर कोई चाहता है कि हमारा फायदा इसमें क्या निकलेगा। तो इस तरह की वार्ता के अंदर थोड़ा वक्त लगता है। दूसरी बड़ी बात है कि अमेरिका हो या ईरान हो,
वो ये चाहता है कि किसी तरीके से हमारी अपनी कंट्रीज के अंदर हमारी अपनी एक इज्जत रहे, हमारी जनता को ये लगे कि हमने जो काम किया है वो आम जनता के फायदे के लिए किया। और जो सबसे आखिर में बात आती है वो ये है कि मुद्दे बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जिस पर समझौता हो। देखिए, परमाणु का है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का है, और ये डिसाइड करते हैं कि मुद्दे किसके यहाँ पर हावी होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच में नेक टू नेक फाइट हुई और दोनों एक ही पटल पर थे, यानी कि बराबरी पर। अब यहाँ पर मुद्दों पर जब डिस्कशन होता है तो जाहिर तौर पर कुछ मुद्दे माने जाते, कुछ नहीं माने जाते, गिव एंड टेक होता तो परिस्थितियां सुलझ सकती थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल अमेरिका की तरफ से ये था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से किसी को भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं किया गया था, तो नेगोशिएशन होनी कैसे थी, ये भी तो एक सवाल है कि आपने चयन कैसे किया। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि तकरीबन 50 साल से जो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, खास करके ईरान को। उसकी बड़ी वजह यह है कि 2025 हो या 2026 को बातचीत जब चल रही थी उसी दौरान ये हमला किया गया है। तो इतना जल्द विश्वास करना ये पॉसिबल नहीं है। और इस तरह की जब बातचीत होती है उसमें हर मुल्क एक थोड़ा सा वक्त ज्यादा इसलिए लेता है ताकि वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सके, प्रेशर बढ़ा सके। इसी को लेकर के आप लगातार देख रहे हो कि इस पूरे मामले के अंदर अब प्रेशर टैक्टिक ज्यादा शुरू हो गई। जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि अगर बात सफल नहीं हुई तो हम युद्ध की कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक जो अच्छी चीज रही है उस पूरे मामले के अंदर दोनों देशों ने इस युद्ध विराम को, सीज़फायर को खत्म नहीं किया है। हालांकि बातचीत नहीं है, दुनिया जो है इसे और 15 दिन बढ़ाने की बात कर रही है और ये लगातार कोशिश कर रही है कि मामला खत्म हो। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि इतना बड़ा प्रेशर इजराइल की तरफ से है अमेरिकन को कि वो इस समझौते के लिए कई ऐसे पॉइंट है जिसको लेकर के तुरंत वो एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें अमेरिका के साथ के अंदर जो जैनिस लॉबी है उसका भी ख्याल रखना है कि जैनिस लॉबी का बहुत बड़ा दबाव अमेरिका पे है। और क्या यही एक कारण है कि हम देख रहे हैं कि जब बातचीत चल रही थी बहुत बेहतर रीत से ईरान ने कहा चल रही थी, लेकिन अचानक बिटकॉफ और जेलेस को कुछ आते हैं, वो किसी से बात कराते हैं, उसके बाद मामला जो है वो बिगड़ जाता है। उन सारी चीजों के अंदर ये कहा जाता है कि नेतन्याहू डायरेक्टली इस पर बातचीत कर रहे थे। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर ये भी कहा गया था कि 3 राउंड हुए हैं, चौथा राउंड जो है दूसरे दिन बातचीत का वो किया जाए। लेकिन अमेरिका की तरफ से जब बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऑर्डर आए हैं कि हमें ये बातचीत छोड़ करके जाना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि ये घटनाक्रम घट चुके हैं। लेकिन अब जो होने जा रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका कह रहा है कि हम इस नेवी को ब्लॉक करेंगे, ईरान से कोई भी जहाज आ नहीं पाएगा। फिलहाल हम देख रहे थे कि कई शिप वहां से निकल रहे थे, बेशक वो ईरान को टोल दे रहे थे लेकिन तेल की, गैस की आपूर्ति जारी थी। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि हम नेवी के जरिए इसको ब्लॉकेज कर देंगे, ईरान को टोल देकर भी कोई जहाज बाहर नहीं आ पाएगा। इसका क्या असर ईरान पर पड़ेगा और क्या असर इसका वो दुनिया पर पड़ने वाला है? देखिए, ये अचानक जब कल शाम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी अपनी नेवी जो है वहां बाहर खड़ी रहेगी और इस तरह कोई भी अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलेगा तो उसे हम जाने नहीं देंगे, तो ये सीधे सीधे एक तरीके से लड़ाई की तरफ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। और खासतौर से दुनिया जानती है कि अभी जो ईरान से शिप निकल रही है ऑयल की, वो और कोई नहीं निकलती है। इकबाल जी, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान यहाँ पर अमेरिकन नेवी के ऊपर अटैक कर सकता है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही चीजें बता रहा हूँ राजेश जी कि इसके अंदर मामले 2 हो सकते हैं कि ईरान से जो ऑयल जा रहा है वो चाइना का जा रहा है, खास करके और रशिया का। और ये सुपर पावर की लड़ाई के अंदर चाइना को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइना का ऑयल या तो ईरान से या वेनेजुएला से आता है। वेनेजुएला का अमेरिका ऑलरेडी कब्जा कर चुका है और चाहता है कि ईरान पर भी वही चीजें हो। तो अब ये युद्ध जो है अगर शुरू होगा तो इसमें आप ये मान के चलिए कि चाइना की ओपनली मध्यस्थता होगी। और कल चाइना ने एक बहुत बड़ा काम किया है, शायद दुनिया ने उसको नहीं देखा है। चाइना ने कुछ सैटेलाइट इमेज दुनिया के अंदर आम कर दी है और उसने बताया कि अमेरिका के कौन कौन से हथियार कहाँ कहाँ उतर रहे हैं, कितने एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं, कितनी आर्मी उतर रही है, जिसका अंदाजा इससे पहले लोगों को नहीं था। क्या लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर थोड़ी सी भी मदद करने की कोशिश हुई तो आप पर टैरिफ लगाया जाएगा, आप पर टैक्स वसूली लगा दी जाएगी, भारी भरकम टैक्स जो है वो आप पर लगाए जाएंगे? देखिए, अभी अमेरिका को जितनी जरूरत है चाइना की, उतनी चाइना को अमेरिका की जरूरत है।
रेयर अर्थ मिनरल्स से लेकर के हर वो चीज अगर उसे चाहिए तो वो चाइना के जरिए उसे मिल सकती है। तो चाइना के ऊपर पहले भी कहा गया था टैरिफ लगाने के लिए, लेकिन हमने आपने देखा कि टैरिफ नहीं लगा था। तो ये कहना कि हम टैरिफ लगा देंगे उससे चाइना को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, चाइना एक सुपर पावर बनता जा रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगाने से तो सवाल ये भी है ना कि अमेरिका पहले कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर अचानक से आपकी वार्तालाप खत्म हो जाती है, फेल हो जाती है, फिर भी इसे नहीं कहा जा सकता है, बेनतीजा हो जाती है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ पलट जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक करियर बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से कार्रवाई करें और दूसरी तरफ जेडी वेंस भी अपने करियर को देख रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल के बाद उन्हें राष्ट्रपति के लिए कंटेस्ट करना है, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए। देखिए इसके अंदर है ना कई अलग अलग अपने अपने स्वार्थ है। जेडी वांस के अपना स्वार्थ है, डोनाल्ड ट्रंप को अपने पॉलिटिकल कैरियर की फिक्र है, वही इजराइल इस पूरे मामले को अलग एंगल से देख रहा है, ग्रैनेट क्लॉडी अलग एंगल से देख रही है और ईरान के साथ दुनिया अलग एंगल से देख रही है। अभी कुछ देर पहले रशिया ने ईरान से पूरी बातचीत कर पुतिन ने समझने की कोशिश की है कि इस बातचीत में क्या हुआ था। चाइना एक तरफ निगाह बनाए रखा हुआ है। देखिए एक मामला आप समझ लीजिए कि पिछले दिनों जिस तरीके से ईरान की ताकत 25 के मुकाबले 26 में बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना और रशिया का एक शेडो की तरह उसे सपोर्ट रहा है। तभी हमने देखा कि अचानक सारी ही चीजें टारगेट जो है वो पूरा करने में ईरान कामयाब रहा। दूसरा मैं बता दूं कि अमेरिका की एयरफोर्स जितनी ताकतवर है उतनी नेवल और आर्मी उसकी ताकतवर नहीं है। अभी अभी ईरानी नेवल्स ने एक ऐलान किया कि जो शिप वॉरशिप बढ़ रही है अगर वो ईरान के सरहद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आए तो उस पर सीधा हमला किया जाएगा। दूसरे काफी मजबूत है। इकबाल मुमतानी ये कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा कि अमेरिका की जो नेवी है वो मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत नेवी है। अमेरिका ने कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, अमेरिका ने अपनी पावर का भी 5% भी इस्तेमाल जो है ईरान के खिलाफ नहीं किया है इकबाल जी। लेकिन सवाल ये है ईरान को आप कैसे देख रहे हैं? आज तक उसने कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो है वो कभी टोल टैक्स नहीं वसूला, दुनिया का तेल वहां से निकल रहा था, दुनिया को सांसें वहां से मिल रही थी, दुनिया की रसोई वहां से चल रही थी। अचानक से ईरान कह रहा है कि हम यहाँ पे टोल वसूलेंगे। ईरान को कैसे आप देख रहे हैं? अमेरिका को तो हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने जो संकट दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है अमेरिका पे प्रेशर बनाने के लिए, उसे आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन मैं राजेश जी आपको एक चीज समझाऊं, 28 फरवरी से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुला हुआ था, एक समझ लीजिए आप पूरी तरीके से। और 28 फरवरी के बाद जब ये जंग हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो दुनिया के लिए बंद हो चुका है, तो उससे पैसा देने के बाद आप बाहर निकलोगे। तो अब अमेरिका के लिए जो चिंता सबसे बड़ी वो है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो नहीं खुलवाते हैं और टोल टैक्स अगर देना पड़ता है तो ये सारा दाग जो है अमेरिका पे जाएगा। तो अमेरिका के अंदर खास करके डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो इससे बाहर निकले। और जैसे आपने कहा कि अमेरिकन आर्मी बहुत पावरफुल है, मैंने अभी आपको बताया कि ईरान ने अभी एक घोषणा की है कि वो अपना एयर कैरियर लेके बाहर निकले, वरना हम सीधे विदाउट अल्टीमेटम उसे लेकिन इकबाल जी ये भी कहा गया है कि अगर सेना का कोई भी जहाज वहां से क्रॉस करता है तो उसकी युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले। एक बड़ी अपडेट आपके सामने जहाँ पर आप देखिए किस तरह से नाकेबंदी के ऐलान से तेल में उछाल आ गया है। ये बड़ी अपडेट है जहां पर क्रूड ऑयल की कीमत $104, ब्रेड की ऑयल की अगर हम बात करें तो $102 यहाँ पर आप देखिए बढ़ गया है। हॉर्मुज़ तनाव से भी सप्लाई पर असर सीधा सीधा हो रहा है और गालीबाग की अमेरिका को ये सीधी सीधी चेतावनी है कि अगर आप नहीं माने तो परिस्थितियां और घातक हो सकती है। नाकेबंदी के ऐलान से तेल की कीमतों में काफी उछाल आया है। प्रति बैरल अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $104 पहुंच चुका है, ब्रेंट की बात करें तो वो $102 पहुंच चुका है और ये कीमतों में उछाल, इसका असर जो है पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। अमेरिका कह रहा है कि हमारे को असर नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास काफी तेल के भंडार हैं, लेकिन एशिया जहां से मिडिल ईस्ट के देशों को तेल जाता था, यूरोप के वो देश जहां से खाड़ी देशों से जिनके पास तेल जाता था, उन देशों के अंदर जो है काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और इकबाल मुमतानी जी लगातार हमारे साथ बने हुए भी हैं। इकबाल जी, तेल की बढ़ती कीमतें पहले राजेश एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले जहां पर आप देखिए क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ गई है, बाजार में भी भारी गिरावट आ गई है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें भी गिरावट आ गई है। सेंसेक्स 1400 के साथ आप देखिए किस तरह से खुला है, बाजार में भारी गिरावट है। और साथ ही साथ बताते चले लगातार ये निवेशकों में अब घबराहट बढ़ गई है कि अब क्या होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जिन लोगों ने पैसा लगाया है अब सेंसेक्स 14 अंक से भी ज्यादा नीचे टूट गया है। यानी कि गिरावट के साथ यहाँ शेयर मार्केट खुला, लेकिन निवेशकों में अब घबराहट बढ़ गई है। राजेश
तो निवेशक और सेंसेक्स टूट रहा है, जिससे पूरी दुनिया में एक हलचल सी देखने को मिल रही है। पहले जब ये बातचीत हो रही थी तो ऐसा सेंसेक्स भी उठने लगा था, निफ्टी भी लुढ़क चुका है। 400 अंक का उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जंग फिर से शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त एक बार फिर से हमले का आदेश दे सकते हैं, जिसके कारण जो निवेशक हैं वो परेशान हैं, बेचैन हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका जो पैसा है वो डूब सकता है, जिस कारण निफ्टी की बात करें वो भी लुढ़क रहा है, और सेंसेक्स की बात करें तो वो भी, उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ी हैं तो इसका असर सीधे तौर पर हम सबकी जेबों पर पड़े। इकबाल ममदानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल जी, जिस तरह से शेयर मार्केट में भी गिरावट है, तेल की लगातार कीमतें बढ़ गई हैं, ब्रेड ऑयल की हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, यानी कि वैश्विक परिस्थितियां खराब होती चली जा रही है। और जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पर एक बार तो जंग होनी है, उसके बाद ही परिस्थितियां सुलझ पाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर तो घातक परिणाम है। देखिए, आज जो है इंटरनेशनल लेवल पर आप समझिए कि 8% के आसपास तेल की जो कीमतें है वो बढ़ी है, जिसका असर पूरी दुनिया पे और खास करके अमेरिका में पड़ा है। आपने जो शेयर मार्केट की बात की, शेयर मार्केट को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता डोनाल्ड ट्रंप की है। उनका मानना है कि एशिया हो, यूरोप हो, साउथ कोरिया हो, वहां के मार्केट भले ही गिरे, लेकिन शाम तक या रात तक वो ऐसा करने में कामयाब रहे जिससे अमेरिका के अंदर जब बाजार खुले तो वो उछाल के साथ हो। अगर वो नहीं होता है तो उसका सीधा असर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी पर पड़ सकता है। अब जंग की जहां तक हम बात करें तो जंग की तरफ दुनिया जा रही है। हालांकि इसके कंट्रीज है वो चाह रही है कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन अमेरिका पे जिस तरीके का प्रेशर है वो मुझे नहीं लगता है कि जंग रुकेगी। लगातार उम्मीदें तो है कि ये बातचीत और एक राउंड हो सकता है, लेकिन अभी तक इसके असर नहीं। ईरान पे डिपेंड नहीं करता इकबाल ममदानी जी, क्या ईरान पे डिपेंड नहीं करता है? क्योंकि अगर ईरान ये कह दे कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस बोल रहा हूँ, मैं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाऊंगा, क्या ईरान पे डिपेंड नहीं करता है अगर ये दो शर्तें मान लेते हैं? राजेश जी, ईरान पे डिपेंड करता है, लेकिन ईरान से ज्यादा क्या अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता है? वो अपने वहां जाकर के अपनी चीजें देखे, उसे साउथ एशिया में या मिडिल ईस्ट में क्या काम है उसका? वो क्या दुनिया का दादा है कि वो डिसाइड करेगा दुनिया कैसे चलेगी? तो मतलब ईरान इजराइल में क्या कर रहा है? ईरान लेबनान में क्या कर रहा है? ईरान गजा में क्या कर रहा है? ईरान लेबनान में क्या कर रहा है? थोड़ा तफसील बताइए ना। सीरिया में ईरान क्या कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं जी, सिर्फ लेबनान का या सीरिया, देखिए सीरिया, लेबनान, गजा, फिलिस्तीन, यहाँ पे ईरान क्या कर रहा है? सारी जगह पर देखिए, सीरिया हो, लेबनान हो, फिर आप लीबिया देख लो, इराक देख लो, अफगानिस्तान देख लो, वहां पर ये कंट्रीज ना अमेरिका पे हमला करने गई थी ना इजराइल पे। इजराइल ने सबके ऊपर हमला किया है। इजराइल पे हमला गजा में किसने किया? मुझे बताइए ना, फिलिस्तीन के अंदर इजराइल आया है या इजराइल ये हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये किसके लिए खड़े किए गए? इकबाल जी थोड़ा सा क्लियर करिए पिक्चर को भी ना, कि किसके लिए बनाए गए थे? हमास, हिजबुल्लाह, हुती को इतना फंडिंग किया गया, इतने हथियार दिए गए, किसके लिए थे ये? किल टू अमेरिका, किल टू इजराइल, किसके लिए था? नहीं, आप मुझे बताइए कि ईरान को सबसे पहला किसने खराब किया? धन्यवाद इकबाल जी जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल ईरान की परिस्थितियां बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले लखनऊ से, जहां पर आप देखिए आदर्श माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया गया है। ये यूपी की लखनऊ से खबर, 517 लाख की क्या है, और साथ ही साथ आधुनिक सुविधाओं से ये स्कूल पूरी तरह से